अस्सलाम वालेकुम। अब हम अर्निंग्स पर शेयर IAS 33 को एक इंटरमीडिएट लेवल पर डिस्कस करते हैं। पहले हमने बेसिक लेवल डिस्कस किया था और अब हम इंटरमीडिएट और फिर फाइनली हम जो है वो एक एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं डाइल्यूटेड EPS के बारे में। IAS 33 प्रोवाइड्स गाइडेंस टू कंप्यूट डाइल्यूटेड EPS एज वेल। एक चीज़ कहलाती है डाइल्यूटेड EPS और IAS 33 उस बारे में भी गाइडेंस देता है। अब डाइल्यूटेड EPS का कॉन्सेप्ट क्या है? Due to existence of potential ordinary shares such as convertible bonds, convertible preference shares and share options, the future EPS of an entity might be lower, and hence to give a futuristic vision, a diluted EPS is calculated for the relevant stakeholders. देखिए, कंपनी के पास एक तो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर्स जो इशूड हुए हैं, और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो IAS डिफाइन करता है कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जो फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे 3 महीने, 6 महीने, साल बाद। क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? उसके लिए आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड समझने होंगे कि क्या होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, या शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक ऐसा लोन होता है, मैं सेपरेट लेक्चर में भी इसको डिस्कस करूंगा, कि जिसमें बॉन्ड होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि कुछ टाइम बाद वो अपना लोन के पैसे के बजाय कंपनी के शेयर्स दे ले। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, इनमें ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को के बजाय कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में उनको कन्वर्ट करवा ले। शेयर ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के पास इस तरह के ऑप्शंस या इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो वो एक्सरसाइज कर कर और अपने जो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हासिल कर सकें। तो डाइल्यूटेड EPS का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी के फ्यूचर को कंसिडर करते हुए कुछ टाइम बाद जब कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और कुछ टाइम बाद जो कंपनी की अर्निंग्स होगी, उसके हिसाब से कंपनी का EPS कैसा नजर आएगा उसकी आज ही हम पिक्चर दें। अच्छा, इसके लिए आपने जो है वो एक रेलेवेंट IAS का डेफिनेशंस का पैराग्राफ है, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप इस पैराग्राफ की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है डाइल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट है एंटी डाइल्यूशन। Dilution is a reduction in earnings per share or an increase in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, the option of warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specific conditions. डाइल्यूशन का मतलब ये है कि फ्यूचर का आपका अर्निंग्स पर शेयर का अमाउंट जो है वो कितना कम नजर आएगा, या अगर लॉस पर शेयर है तो वो कितना ज्यादा नजर आएगा अगर जो अभी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्सरसाइज हो जाते हैं। याद रहे, हुए नहीं है। यहाँ पर जो की वर्ड है वो है फ्रॉम दी अजम्पशन। आप एज्यूम करते हो कि जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, आप एज्यूम करते हो कि जिनके पास ऑप्शंस है वो ऑप्शंस वो एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो आपका EPS कितना कम, या अगर लॉस पर शेयर है तो वो कितना ज्यादा नजर आएगा। इनकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको ज्यादा क्लियर करेंगे। Anti-dilution is reverse. Anti-dilution is an increase in earnings per share or a reduction in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that option or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specific conditions. A potential ordinary share is a financial instrument or other contract that may entitle its holder to ordinary shares. एंटी डाइल्यूशन इसका उलट है। एंटी डाइल्यूशन का मतलब यह है कि कितने से EPS इंक्रीज होगा या कितने से लॉस पर शेयर जो है वो रिड्यूस होगा अगर हम एज्यूम करें कि जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है या फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्सरसाइज हो जाते हैं। For the purpose of calculating diluted earnings per share, an entity shall adjust the profit or loss attributable to ordinary equity holders and the weighted average number of shares outstanding for the effects of all dilutive potential ordinary shares. याद है कि डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करने के लिए आपको EPS की अर्निंग्स को और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है, और सिर्फ डाइल्यूटिव ऑर्डिनरी शेयर्स, डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को अकाउंट फॉर करते हो, यानी कि वो वाले ऑर्डिनरी शेयर्स को अकाउंट फॉर करते हो जिससे आपकी फ्यूचर अर्निंग्स पर शेयर कम या लॉस पर शेयर बढ़ जाएगा। Dilutive potential ordinary shares shall be deemed to have been converted into ordinary shares at the beginning of the period, or if later the date of the issue of potential ordinary shares.
जितने भी आपके डाइल्यूटिव और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, यानी कि वो जो आपकी फ्यूचर की ईपीएस को कम या लॉस पर शेयर को बढ़ा देंगे, उनकी कन्वर्जन जो है वो आप डीम करोगे, आप एज्यूम करोगे कि जब आपका फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हुआ है या तो तब वो कन्वर्ट हो गए, या अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में कहीं इशू है तो जिस दिन इशू हुए थे आप एज्यूम करोगे कि उस दिन ही वो कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है जी। The calculations of diluted earnings per share does not assume conversion exercise or other issues of potential order shares that will have an anti-dilutive effect. अगर किसी शेयर का anti-dilutive effect होगा, यानी कि वो ईपीएस को बढ़ा रहा होगा या लॉस पर शेयर को कम कर रहा होगा, तो उसको अकाउंट फॉर नहीं करना। पैरा 45 ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस की क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ पेस्ट किया हुआ है। For the purpose of calculating diluted earnings per share, an entity shall assume that exercise of dilutive option and warrants of the entity. The assumed proceeds from these instruments shall be regarded as having been received from the issue of ordinary shares at the average market price of ordinary shares during the period. The difference between the number of ordinary shares issued and the number of ordinary shares that would have been issued at the average market price of ordinary shares during the period shall be treated as an issue of ordinary shares for no consideration. अगेन ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने अपने राइट्स इशू में यूज किया था कि भाई आपके पास राइट्स इशू से जो प्रोसीड्स आती थी आप उसके दो इशू करते थे, दो हिस्से करते थे। आप बोलते थे कि फॉर वैल्यू कितनी है और फॉर नो वैल्यू कितनी है। इसी तरह से ऑप्शंस का अगर कोई एक्सरसाइज करेगा उसके बदले जो शेयर्स मिले उन शेयर्स में भी आप दो हिस्से करोगे, फॉर एंड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है इग्लू लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹500,000। ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500,000 है। करंटली इशूड शेयर्स जो है वो 1 मिलियन है। ऑप्शंस इन इशू ग्रांटेड टू द डायरेक्टर्स फॉर नो वैल्यू 300,000 है। ऑप्शंस इन इशू का क्या मतलब है? ऑप्शंस इन इशू का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स को मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत वो अगर चाहें तो कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। तो सर लेते क्यों नहीं है, वो हमारी अभी डिस्कशन नहीं है कि भाई ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज नहीं किए जाते। बस आपने ये याद रखना है कि भाई ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि मैंने अगर 3 लाख ऑप्शंस डायरेक्टर्स को दिए हुए हैं तो वो चाहेंगे तो किसी भी दिन उठकर बोलेंगे कि भाई मुझे अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। और ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब ये होगा कि वो कंपनी को बोलेंगे भाई ये 3 लाख शेयर्स दे दो, ये लो ऑप्शन। तो आपको कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स देने पड़ेंगे। अच्छा, अभी इन डायरेक्टर्स ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो कंपनी का बेसिक ईपीएस तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन आएगा, क्योंकि 1 मिलियन शेयर्स हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, 5 लाख का जो है वो प्रॉफिट है। अब डाइल्यूटिव ईपीएस में आप ये देखते हो कि अगर ये चीज एक्सरसाइज हो गई फ्यूचर में तो फिर ईपीएस कैसा नजर आएगा? तो 5 लाख की ही अर्निंग्स होगी, अर्निंग्स तो ज्यादा मिलेगी नहीं, ना पैसे आ रहे हैं ना इनफ्लो हो रहा है। क्यों इनफ्लो नहीं हो रहा सर? क्या डायरेक्टर्स जब ऑर्डिनरी अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर्स लेंगे तो क्या वो पैसे नहीं देंगे? ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रांटेड टू दी डायरेक्टर्स फॉर नो वैल्यू, यानी कि डायरेक्टर्स को बोला हुआ है कि आपने कोई पैसे नहीं देने होंगे, आप सिर्फ बोलोगे कंपनी को, कंपनी आपको 3 लाख शेयर्स आपके नाम पर कर देगी। तो अगेन ये वही वाला इम्पैक्ट आ रहा है जो बोनस शेयर्स में आता था, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए लेकिन कंसिडरेशन इंक्रीज नहीं हुई है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस आपका 0.385 बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑप्शंस की देखते हैं। जंगल लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹500,000। करंटली इशूड शेयर्स 200,000 है। ऑप्शंस इन इशू 100,000 एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लाख ऑप्शंस है लेकिन अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो कंपनी ये बोलती है हम ₹2 लेंगे फी शेयर आपसे। एवरेज मार्केट वैल्यू पर शेयर इज ₹6। ये मार्केट में वैल्यू चल रही है। बेसिक ईपीएस निकालना है तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी कि जितने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू है तो 2.5 आ गया। डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो एक्सरसाइज हो जाएगा तो मेरा ईपीएस कैसा नजर आएगा। तो उस केस में मेरी अर्निंग्स 5 लाख की होंगी लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 266,667 हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉर नो वैल्यू कितने हैं और नंबर ऑफ शेयर्स फॉर वैल्यू कितने हैं। देखिए टोटल आप 1 लाख नए शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 लाख नए शेयर्स के बदले आपको जो पैसे मिल रहे हैं, आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 1 लाख इंटू 2 यानी कि 2 लाख रुपए, जो मैंने अपनी बिगनिंग स्लाइड्स में डिस्कस किया था, डिवाइडेड बाय 6। क्यों? मार्केट एवरेज मार्केट प्राइस क्या? 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो 1 लाख शेयर्स दे रहा हूं उसमें से 66,667 शेयर्स के मुझे पैसे
नहीं मिल रहे होंगे। दीज आर ऑप्शंस, दीज आर ऑप्शंस एक्सरसाइज फॉर नो वैल्यू, विदाउट एनी वैल्यू जो मेरे पास एक्सरसाइज हो रहा होगा उसका ये इम्पैक्ट है। और ये इम्पैक्ट हम डे 1 से लेते हैं, जिस तरह से हम बोनस शेयर्स में ले रहे थे। तो जो नो वैल्यू वाला एलिमेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं उसको अकाउंट फॉर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं जरा दोबारा से अपने रेलेवेंट आईएएस के पैराग्राफ पे जाता हूँ। बोल रहा था फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। जब आप डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करोगे ऑप्शंस के हिसाब से, एन एंटिटी शेल एज्यूम द एक्सरसाइज ऑफ डाइल्यूटिव ऑप्शन एंड वारंट्स ऑफ द एंटिटी। तो आप एज्यूम करोगे कि फ्यूचर वाले ऑप्शंस आज ही एक्सरसाइज हो रहे हैं। The assumed proceeds from these instruments shall be regarded as having been received from the issue of ordinary shares at the average market price of ordinary shares during the period। और आप ये assume करोगे, या जो आपकी assumed proceeds होंगी, assumed proceeds यानी कि जो आपको पैसा रिसीव है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? The assumed proceeds from these instruments shall be regarded as having been received from the issue of ordinary shares at the average market price of ordinary share during the period। अब एज्यूम करोगे कि जो मार्केट में एवरेज प्राइस चल रही थी उतना ही पैसा इन ऑप्शन से मिला है। अगर कोई प्रोसीड्स होगी तो the difference between the number of ordinary shares issued and the number of ordinary shares that would have been issued at the average market price during the period shall be treated as an issue for no consideration। और जो डिफरेंस होगा वो इशू फॉर नो कंसिडरेशन आप ट्रीट करोगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स को जो है वो सिर्फ बोनस एलिमेंट से क्यों इंक्रीज किया। हमने नंबर ऑफ शेयर्स को, जिन शेयर्स के पैसे आ रहे हैं, तो जो राइट शेयर्स में या इशू एट फुल वैल्यू पर जो इम्पैक्ट लेते थे कि उनसे भी हम नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करते थे, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पर आईएएस के हिसाब से हम एक और एजम्पशन ये लेते हैं कि जो करंट ईपीएस था, यानी कि जो करंट अर्निंग्स पर शेयर मिल रही थी, नए शेयर से भी वही ईपीएस मिलेगा। तो होगा क्या कि हम अर्निंग्स को भी तो नहीं बढ़ा रहे और इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स को भी नहीं बढ़ा रहे, तो दोनों का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। लेकिन दोनों चीजें एक इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ रही होती तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या ट्रीटमेंट है? अर्निंग्स आर एडजस्टेड बिकॉज द एंटिटी विल नॉट हैव टू पे द डिविडेंड और इंटरेस्ट। यहाँ पर अर्निंग्स को भी एडजस्ट करोगे, क्योंकि जब कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होगा तो जो आपने डिविडेंड या आपने इंटरेस्ट देना था वो भी आप नहीं दे रहे होगे। Weighted average number of shares is increased by adding the maximum number of new shares that will be created if all the potential ordinary shares were converted into actual ordinary shares। और weighted average number of shares को increase करोगे जितने भी potential ordinary shares हैं उनसे। Example आ रही है आपके पास, Kamra Limited's profit after tax is rupees 250,000, finance cost on convertible debentures is 50,000, tax rate is 30%, there are 100,000 ordinary shares in issue, 50,000 convertible debentures in issue, conversion rate 1 ordinary share for each debenture। बेसिक ईपीएस तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई करंट नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 1,02,000 रुपए आ गया। डाइल्यूटेड ईपीएस जो है उसके लिए आपने 2.5 लाख में 50,000 ऐड किया और 15,000 माइनस किया। क्यों? देखें, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए तो क्या उन पर इंटरेस्ट देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। अगर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता तो 2.5 लाख में 50,000 को ऐड कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं होता। अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं होता तो उस पर लगने वाला टैक्स भी देना पड़ रहा होता। देखिए, इंटरेस्ट के लिए हम बोलते हैं ना कि इट इज़ अ टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस, और उसकी वजह से होता ही है कि जो टैक्स एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप 50,000 इंटरेस्ट का एक्सपेंस ऐड कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं होता, तो फिर उस जो अमाउंट होती उस पर 3 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ता, आपने उस 50,000 पर भी टैक्स देना पड़ता, तो आपने उसको भी माइनस किया। और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स में 1 लाख शेयर्स आपके पास करंटली है और 50,000 आप एज्यूम कर रहे हो कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू हुए होंगे। In determining whether potential ordinary shares are dilutive or anti-dilutive, each issue or series of potential ordinary shares is considered separately rather than in aggregate। जब आप ये देखते हो कि किसी शेयर का डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूटिव इम्पैक्ट है, तो आप हर इशू ऑफ शेयर को सेपरेटली ट्रीट करते हो। The sequence in which potential ordinary shares are considered may affect whether they are dilutive। Therefore, to maximize the dilution of basic earnings per share, each issue or series of potential ordinary shares is considered in sequence from the most to the least dilutive, that is dilutive potential ordinary shares with the lowest EPS, lowest earnings per incremental share are included in the dilutive earnings per share calculation।
before those with a higher earnings per incremental share. Options and warrants are generally included first because they do not affect the numerator of the calculation. अब जरा इसको हम आगे वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें ज़रा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको जो है वो डाइल्यूटिव ईपीएस का एक बिल्कुल बेसिक सा एक टेस्ट दिया है। एक आपको बात बताइए कि भाई बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस में फ़र्क क्या होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं इससे रेलेवेंट जो हमें अभी आगे डिस्कस करनी है और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सवाल सॉल्व करते करते मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये इंटरमीडिएट लेवल पर हमने ईपीएस पढ़ा, हमने बेसिक ईपीएस पहले देखा था और अभी एडवांस भी बाकी है और सवालात भी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह इन रिवीजन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।